वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रोसेस में उसी सीरीज में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। यानी कि कभी भी दोबारा शुरुआत करने से ना डरिए मत, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपने LLB किया, आपने इंजीनियरिंग करा सपोज करो, बट आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको खुद को पता है कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, या फिर आपने LLB करा बट आपको नहीं लग पा रहा अब कि आप LLB अच्छे से कर पाए हैं, या फिर आप उस तरीके से उस जोश के साथ में जैसे बाकी आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो हैं वो केस लड़ते हैं, आप नहीं लड़ पाएंगे। आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, या फिर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें डरिए मत, क्योंकि वो आपके पास एक मौका है दोबारा कुछ नया बनाने का, ठीक है। हो सकता है वो इतना अच्छा बने कि आपने जो इतना साल इन्वेस्ट करा था अपने LLB में उससे भी लाखों गुना बेहतर बन पाए और आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच पाए जहां पे आपके पेरेंट्स ने या आपने खुद को कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, ठीक है। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको वो चीज़ समझ में आ जाए जो अभी तक आप मिस कर रहे थे, आपसे मिस हो रही थी, ठीक है। तो आपने अगर कोई फेलियर देखा है, कोई सेटबैक देखा है, अभी SSC का एग्जाम होके हटा है, अगर हो सकता है आप नहीं क्लियर, कई बच्चे होंगे जो नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, है ना, तो आप उस चीज़ से निराश मत होइए, दोबारा शुरुआत कीजिए। आपके पास एक अपर हैंड ये होगा कि आपने एक बार वो फेलियर देखा है तो आपको पता है वो कैसा फील करता है, तो दूसरी बार आप हर वो पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा वो फीलिंग ना झेलनी पड़े, राइट। तो वो आपके पास हमेशा एक चांस है कुछ ना कुछ नया बनाने का, कुछ ना कुछ बेहतर करने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, हमें पता है यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, चल रहा है अभी भी, ठीक है। उसमें पूरी दुनिया बीच में कूद पड़ी है, ठीक है। अब रशिया जो है इंडिया का बहुत ही क्लोज अलायंस रहा है हमेशा से, ठीक है। चाहे कभी अमेरिका ने इंडिया का साथ ना दिया हो, चाइना इंडिया के अगेंस्ट में आ गया हो, बट रशिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी क्लोज्ड एलाय टू इंडिया, ठीक है। तो अब जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो इंडिया ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इंडिया ने ये ज़रूर बोला कि हाँ वॉर जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, शांति होनी चाहिए हर तरफ, लेकिन उन्होंने ना तो ये बोला कि यूक्रेन गलत है, या ना ये कहा कि यूक्रेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ना उन्होंने ये कहा कि रशिया गलत है, और ना ये कहा कि रशिया के जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव है ना। और ना जैसे कि बाकी दुनिया ने रशिया के साथ में अपनी ट्रेड टाइज जो है बंद कर दी थी, इंडिया ने नहीं किया। वहाँ से वो एनर्जी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी उनके जो भी लेन देन है, इनफैक्ट और स्ट्रांग हो गए इंडिया रशिया के रिश्ते, क्योंकि हमने रूपी रूबल ट्रेड को मजबूती देने के लिए एक रूपी रूबल एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है, तैयार कर दिया कि अब हमारे डायरेक्ट रुपए से रूबल में चेंज करेंसी हो जाएगी, है ना, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन उन्हीं की करेंसी में हो जाएगा। ये चीज़ हमने देखी थी तो और मजबूत हो गया। तो उसी के ऊपर एक पूरा पैसेज है। सबसे पहले चीज़ कि यूक्रेन के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं एमिने ज़ापरोवा, वो इंडिया आए, ठीक है। उनका ये पहला किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का विजिट था यूक्रेन से, यानी कि वो जो इंडिया में आए वो इस वॉर जो रशिया का यूक्रेन के साथ में वॉर स्टार्ट हुआ है जब से, उसके बाद से यूक्रेन की तरफ से कोई पहले मिनिस्टर लेवल का अधिकारी इंडिया में आया है, ठीक है, जो कि क्या बताता है कि काइव्स कौन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि उनकी डिज़ायर, उनकी जो इच्छा है, मंशा है कि इंडिया के साथ में ज़्यादा मजबूत संधि करें, उसकी तरफ इशारा करता है। इससे पहले यूक्रेन ने पब्लिकली डिस्प्लेजर जताया था इंडिया की जो वॉर के ऊपर, जो इंडिया का पक्ष था ना कि हमने किसी का भी साथ नहीं देना, हमने किसी को ना कंडेम करना है, ना हमने किसी को गलत बोलना है, ना हमने किसी को सहानुभूति या बेचारगी जाहिर करनी है, ठीक है। तो उनने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इस बात से यूक्रेन नाराज था और उन्होंने पब्लिकली अपना जो गुस्सा है कि नहीं हम इंडिया के इस व्यवहार से खुश नहीं है, वो पब्लिकली एक्सप्रेस किया। पिछले साल अगस्त में जो फॉरेन मिनिस्टर थे दिमित्रो कुलेबा, उनने इंडिया के ऊपर अटैक किया और कहा कि जो इंडिया परचेज कर रहा है, एनर्जी परचेज कर रहा है रशिया से, उसमें
यूक्रेन का खून है, मतलब यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है, जो एनर्जी वो परचेज कर रहे हैं उसमें इंडिया यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। एंड दैट काइव कि काइव ये उम्मीद करते थे कि इंडिया की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट मिले। प्रैक्टिकल सपोर्ट का मतलब क्या था कि वो चाह रहे थे कि इंडिया जो है रशिया के साथ में अपनी सब तरह से टाइज जो है, संधि जो है वो बंद कर दे, जैसे कि बाकी दुनिया कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, रशिया के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होगी, उनके लोगों को प्रॉब्लम होगी। अभी तक ये कि उनको लोगों को कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 8-9 महीनों में वहाँ के एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, जो उनके एनर्जी स्टोरेज भरे पड़े हैं। बट स्टिल अभी तक हमारे पास हमारा और उनकी टाइज अच्छी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो मिस ज़ैपरोवा यहाँ पर आई हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखी। ठीक है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आई। उन्होंने ये नहीं कि हवाई बातें नहीं कि उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है, वो अच्छा नहीं है, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आई थी और उन्होंने कहा कि यूक्रेन इंडिया को कोई भी सलाह नहीं देना चाहता, इंडिया कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहता कि वो अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, वो किसके साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज रखें, किसके साथ नहीं रखें। ठीक है, बट उनका नेशन जो है वो एक लड़ाई अपने क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए बैटल लड़ रहा है। मतलब अपनी कि हम मौजूद हैं, हम इंसान हैं, हमारे भी कुछ इरादे हैं, मंशा हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस का बैटल लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इससे कोई लेन देन है कि इंडिया क्या करे क्या नहीं करे। ये जो वॉर हुआ इसने इंडिया को बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में रख दिया। ठीक है, रशिया जो है इंडिया का हिस्टोरिकल पार्टनर रहा है। ऐतिहासिक तौर से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मसलों पे रशिया ने इंडिया का बहुत साथ दिया है। और इंडिया के सबसे ज़्यादा जो डिफेंस टाइज हैं वो किसके साथ है, रशिया के साथ है। तो ऐसा कोई भी इजी और अल्टरनेटिव नहीं है, इमीडिएट अल्टरनेटिव नहीं है रशिया का हमारे लिए। ठीक है, हम ये नहीं सोच सकते, उम्मीद कर सकते कि हम रशिया का साथ छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, रशिया जो है और रशिया का जो एग्रेशन है कि उनने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, वो सबको दिख रहा है कि नेक्ड वायलेशन है यूक्रेन की सोवरेनिटी का, यूक्रेन की संप्रभुता का, उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, इंटरनेशनल लॉज का वो खुल्लम खुल्ला वायलेशन कर रहा है। ठीक है, और ये सबको दिख रहा है। जो ये युद्ध हुआ इंडिया रशिया यूक्रेन रशिया का, इसने इंडिया के जो रिश्ते हैं बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में उनको भी और गंभीर और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। क्योंकि जो ट्रांस अटलांटिक पावर्स हैं जिनका अभी इस वक्त लीडर कौन बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, उनने क्या करा, एक इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर दिया रशिया के अगेंस्ट में। और इसमें क्या है, इंडिया और मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया भर के जो साउथ रीजन के जो देश हैं वो इससे दूर रह रहे हैं। इंडिया और साउथ रीजन के जो देश हैं वो इससे दूर रह रहे हैं। ठीक है, उनने इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट कर दिया रशिया के, लेकिन हम लोग क्या है, बच रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी ना करें या उनका साथ ना दें। ठीक है, हमारा जैसा चल रहा है हम वैसे चलने दें। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, ये जो भूल भुलैया है इसको पार करने के लिए इंडिया ने क्या करा, उसने रशिया की निंदा करने से, उनका बहिष्कार करने से मना कर दिया और उनके साथ में डिफेंस और ट्रेड की जो संधि है वो चलने दी, जारी रखी, जैसे थी वैसे ही चलने दी। और उनने लेकिन साथ ही साथ उनने ये भी कहा कि जो युद्ध है वो अच्छा नहीं है, हमें भी उससे परेशानी हो रही है, पूरी दुनिया को उससे परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जल्दी। ठीक है, और ये कहा कि किसी भी देश को अपनी जो क्षेत्र है उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए और दूसरे के उसमें नहीं घुसना चाहिए मामले में, है ना, दूसरे के देश के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बट उनने क्लियर कट ना यूक्रेन का साथ दिया ना रशिया का साथ दिया। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे लड़ाई और खिंचती जा रही है, ये जो वॉर है वो और खिंचता जा रहा है, तो ये जो हमारा बैलेंसिंग एक्ट है ना कि ना हम इस साइड जाएंगे ना हम उस साइड जाएंगे, ये हमारी इनएक्टिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है।
ठीक है, इंडिया की इनएक्टिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है, वो भी तब जब इंडिया G20 देश का चेयरमैन है। ठीक है, G20 देश में G20 जो सम्मेलन होने वाला है इस साल, तो उसमें इंडिया में पहली बात होगा, और उसकी जो चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास है। इसके अलावा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास ही है, उसकी चेयरमैनशिप भी हमारे पास ही है। और ये दोनों चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशर बना देती हैं कि हमें एक ग्लोबल लीडर की तरह सामने उभर कर आना चाहिए और युद्ध को ख़त्म करने की तरफ और काम करने पड़ेंगे। द कन्फ्लिक्ट हैज़ हर्ट नॉट ओनली यूरोपियन, तो ये जो वॉर हो रहा है ये सिर्फ यूरोप को ही नहीं हर्ट कर रहा, पर पूरी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया है। ठीक है, और अब ज़्यादातर अब जो है, जैसे पहले तक तो सिर्फ ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज ही उसके अगेंस्ट में थी, अब और ज़्यादा ग्लोबल जो साउथ है वो भी इसकी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय तौर पे जो ये युद्ध चल रहा है, इसको साउथ, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री जो अभी तक बच रही थी ना कुछ भी टिप्पणी करने, वो भी अब चाहती हैं कि जल्द से जल्द बंद हो। क्योंकि देखो, आपको सबको पता है कि जो हमारी इकोनॉमीज के ऊपर तो इसका असर पड़ ही रहा है, बल्कि एक देश है जो खत्म होने के कगार पर है, बट स्टिल इस वॉर को और ज्यादा से ज्यादा खींचा जा रहा है। ठीक है, और आपको ये, हम सबको ये भी पता है कि ये क्यों खिंच रहा है, बिकॉज उनको बैक सपोर्ट मिल रहा है कि दूसरे देशों का, वरना अभी तक शायद ये वॉर कब का खत्म हो चुका होता, रशिया उनके ऊपर जीत हासिल कर चुका होता, या फिर वो अपनी हार स्वीकार कर चुके होते। ठीक है, किसी न किसी तरीके से वॉर एंड हो चुका होता। बट अब जो ये सिचुएशन है कि वो उनको होता है ना कि जैसे आप सपोज करो कि आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है, आपका एक थर्ड फ्रेंड है जो आपको भी आग लगा रहा है, दूसरे को भी आग लगा रहा है ना। आप दोनों के बीच में हो सकता था बातचीत का कोई जरिया बन रहा था या बन सकता था, लेकिन क्या किया गया कि बीच में और घी डालने का काम करते गए, और वो जो छोटा सा आर्ग्यूमेंट था वो इतनी बड़ी दीवार बन गया कि आप दोनों चाह के भी उसको पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे की जा रही है, जो कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है, ऐसा बार बार हुआ है पहले भी। ठीक है, चाइना और ब्राज़ील, वो दोनों, ये दोनों ही देश इस बात को समझ चुके हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वॉर को रोकने की। ठीक है, और उन्होंने अपना अपना तरीके से हिंट भी दिया है कि हम इस वॉर में, मतलब इसमें पीस लाने के लिए, मध्यस्थ का काम करने के लिए, ज़्यादा बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इंडिया को भी अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है उसकी अच्छी संधि है, मॉस्को के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, और जो मिस ज़ैपरोवा का यहाँ पे विजिट है, इंडिया आने का जो मकसद है वो ये जताता है कि जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं काइव, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम इंडिया को देखते हैं पीस मेकर के तौर पे, तो हम चाहते हैं हम इंडिया इसमें हस्तक्षेप करे। ठीक है, जो इंडिया की पॉलिसी है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, ठीक है, वो हमारी स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी की तरफ इशारा करती है कि हमारी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना आपके साथ जाएंगे, ना हम दूसरे के साथ जाएंगे, हम ना आपके विपक्ष में जाएंगे, ना हम आपके ओपोनेंट के विपक्ष में जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो वो इंडिया का पॉलिसी ये चल रही है इस वक्त। लेकिन जो न्यूट्रलिटी है उसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना है, और कन्फ्लिक्ट जो है वो रन इट्स कोर्स, मतलब अपने आप ही जब सॉल्व हो जाए तब हो जाए। अब भाई बहन के बीच में लड़ाई है तो ऐसा तो नहीं है कि मम्मी बीच में इंटरवीन नहीं करती, एक दिन आप बात नहीं करेंगे, 2 दिन आप बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन मम्मी बीच में इंटरवीन करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे इंडिया को रशिया यूक्रेन की मम्मी बन के सामने आना पड़ेगा, बीच में इंटरवीन करना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके रिश्ते जो जिस तरीके से रशिया के साथ में मजबूत हैं, ठीक है, और अब जो उन्होंने, यूक्रेन ने अपने एक मेंबर भेजे हैं यहाँ पे, तो उनका मकसद यही है कि आप प्लीज इंटरवीन करिए, आप या तो रशिया को समझाइए, हमारी बात वहाँ पे करवाइए, कुछ भी कीजिए, पर आप एक मध्यस्थ का रोल प्ले कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है, हमें ज्यादा एम्पथाइज करने की जरूरत है जो विक्टिम है उनके साथ में। ठीक है, एम्पथाइज करना मतलब उनके साथ में संवेदना रखना। ठीक है, उनकी बात को ऐसा फील करना कि जैसे हमारे साथ ही हुई है, हमारे साथ हुई होती तो हम क्या चाहते। ठीक है, तो हम वो जो चीज़ वो सोचते ना, वैसे ही हमें अब एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
और हमारी वॉइस को और इंटरेस्ट को, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को और मजबूत तरीके से उठाना पड़ेगा। एंड कॉल फॉर अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज, और हमें इंटरनेशनल लॉज को बरकरार रखने के लिए अब कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि सभी देशों की सॉवरेनिटी बरकरार रहे और सेम टाइम पे जो ये हम किसी प्रैक्टिकल और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ भी पहुंच पाए इस कन्फ्लिक्ट के, ठीक है। तो ये इंडिया से उम्मीद की जा रही है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट चैलेंज डज रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पोज ऑन इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स? तो इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके ऊपर क्या कन्फ्लिक्ट या क्या प्रभाव पड़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का? सबसे पहला, इट जेप्रोडाइजेस इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स हिस्टोरिकल पार्टनर रशिया। अगर इंडिया किसी भी तरीके से इसमें इंटरवीन करता है तो हमारे रशिया के साथ जो अच्छी पार्टनरशिप है, काफ़ी ऐतिहासिक तौर से चली आ रही, उसमें बीच में खराबी आ सकती है, वो जेप्रोडाइज हो सकती है। बिल्कुल सही है ना, हो सकती है। इट कॉजेस टेंशन, क्योंकि अब G20 भी हम होस्ट कर रहे हैं, G20 की चेयरमैनशिप भी हमारे पास है, तो हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम उसके अंदर हस्तक्षेप करें। और अब यूक्रेन ने अपने मिनिस्टर भी यहाँ पे भेज दिए, ठीक है, कि आप सॉल्व करवाओ। हालांकि हो सकता है उन्हें डायरेक्टली ना बोला हो मीटिंग में ये चीज़ कि आप सॉल्व करो, पर उसका मकसद तो यही है कि आपकी उनसे अच्छी बनती है तो आप सॉल्व कराओ, या मम्मी आपकी बात ज़्यादा सुनती हैं तो आप जाके मम्मी को बताओ कि मैंने घूमने जाना है ना, वो चीज़ कि आप जाके उनसे बात करो। इट कॉजेस टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन ड्यू टू देयर डिफरिंग स्टैंसेस ऑन द वॉर। इसने इंडिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ा दी थी, क्योंकि उन दोनों का जो है अलग अलग नज़रिया था, अलग अलग व्यू पॉइंट था इस वॉर को लेके, जो कि सही है। जैसे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पहले कुछ टिप्पणी करी थी कि हमारे खून से, हमारे यूक्रेन के लोगों का खून है जो आप एनर्जी परचेज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इट कॉम्प्लिकेट्स इंडियाज टाइज विद वेस्टर्न पार्टनर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया की कड़ी निंदा भी करी थी इस चीज़ के ऊपर, है ना। हमने न्यूज़ पढ़ी थी जब कि उन्होंने काफ़ी, जो बाइडेन ने काफ़ी उनकी निंदा करी थी कि इंडिया का ऐसा रवैया सही नहीं है, इंडिया को बीच में इंडिया को किसी न किसी पक्ष में जाना ही पड़ेगा। इट फोर्सेस इंडिया टू चूज बिटवीन इट्स एनर्जी एंड इकोनॉमिक टाइज विद अदर कंट्रीज। तो बोल रहे कि इंडिया को ये मजबूर कर रहा है कि हमें अब दोनों में से, या तो हमें दूसरे देशों के साथ में जो भी अपने इकोनॉमिक टाइज है या एनर्जी टाइज है उनकी तरफ उनका साथ देना चाहिए, उसके बारे में सोच लें, या फिर हम अपने रशिया के साथ में जो रिश्ते हैं उसके बारे में सोच लें। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को फेस करनी पड़ रही हैं और पड़ सकती हैं आगे भी, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। According to the passage, what should India do to show global leadership and help end war? क्या करना चाहिए इंडिया को ये ग्लोबल लीडरशिप दिखाने के लिए और इस वॉर को एंड करने के लिए? इंडिया को जो विक्टिम है उनके साथ ज़्यादा एम्पथाइज करके उनकी बात को आगे रखना चाहिए, ठीक है। अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा और ग्लोबल साउथ, मतलब साउथ की जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका यही इंटरेस्ट है कि ये वॉर ख़त्म हो, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉज को बनाए रखने के लिए, किसी भी देश की सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए अब कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। कंडेम रशिया एंड ब्रेक ऑल ट्रेड टाइज, कि रशिया के साथ में कोई भी किसी भी तरीके की संधि ना रखें, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे जो मर्जी टाइज हो, वो सब उनको बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो फिलहाल हम ये कर भी नहीं सकते, है ना। और ये करने से तो नहीं पता चलेगा कि हम ग्लोबल लीडर हैं। आप किसी देश के साथ में अपनी संधि तोड़ दोगे तो उससे क्या ये साबित हो जाएगा कि आप ग्लोबल लीडर बनने के लायक हैं? मेंटेन स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी एंड डू नथिंग, कि एक स्ट्रैटेजिक मतलब एक न्यूट्रल फेज बरकरार रखें और कुछ ना करें। तो ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से दुनिया देख रही है कि बीच में मध्यस्थ का काम करें। एम्पथाइज मोर वोकली विद विक्टिम, रेज द वॉइस and interest of the global south and call for upholding international laws and sovereignty of all states. Support China, जो कि सही है, support China and Brazil's efforts to broker peace, कि चाइना और ब्राज़ील के एफर्ट्स जो है कि हम संधि या शांति बहाल करना चाहते हैं, उसके जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करें।
focus on chairing the G20 and Shanghai Cooperation Organization without taking any action, कि सारा का सारा फोकस G20 की अध्यक्षता करने में और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करवाने में ही लगा दें, बाकी छोड़ो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया स्टैंड्स ऑन पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट इज नॉट करेक्ट, कि इंडिया का जो स्टैंस है इसके ऊपर, उसके बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इंडिया हैज रिफ्यूज टू कंडेम रशिया एंड मेंटेन डिफेंस एंड ट्रेड टाइज, कि इंडिया ने रिफ्यूज करा है रशिया को कंडेम करने का और उसके साथ में डिफेंस और ट्रेड टाइज बरकरार रखे हैं। सही है ये बिल्कुल। इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज इनएक्टिवनेस बाय सम, कि इंडिया का जो ये बीच में न्यूट्रल सा एक्ट है ना, कि दोनों से बना के रखनी है या कुछ नहीं बोलना, तो वो जो एक्ट है वो एक इनएक्टिवनेस की तरफ इशारा कर रहा है और कुछ लोग उसको, कुछ देश जो हैं उसको हमारी इनएक्टिवनेस समझ रहे हैं, जो कि सही है। इंडिया हैज एक्टिवली पुश्ड फॉर एन इमीडिएट एंड टू कन्फ्लिक्ट, कि इंडिया ने बहुत जोर शोर से अभी एकदम मुस्तैदी दिखाते हुए युद्ध को रोकने के लिए कदम उठा लिया है, जबकि बिल्कुल गलत है। अभी तक इंडिया ने कदम उठाया नहीं है, पर उनसे उम्मीद की जा रही है कि कदम उठाए। चाइना एंड ब्राजील हैव हिंटेड एट प्लेइंग अ बिगर रोल इन ब्रोकरिंग पीस, कि चाइना और ब्राजील ने बड़ा रोल प्ले करने की तरफ इशारा किया है, जो कि सही है। ठीक है, तो इंडिया हैज एक्टिवली पुश्ड फॉर एन इमीडिएट एंड टू कन्फ्लिक्ट। What is the tone of the passage regarding India's stand on Russia-Ukraine conflict? कि इंडिया की जो ये इंडिया का जो स्टैंड है उसके ऊपर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर जो टोन पैसेज की किस तरीके की है। तो देखो काफ़ी उनने ना दोनों पक्ष विपक्ष की बातें बता दी कि इंडिया के ऊपर क्या प्रेशर है। ठीक है, अगर वो रशिया का साथ देते हैं तो उनके पास क्या प्रेशर है, अगर रशिया का साथ नहीं देते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रेशर है। ठीक है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ की बात है, कुछ आज के ज़माने की जो नीड है उसकी बात है ना। तो किस तरीके का प्रेशर इंडिया फेस कर रहा है वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो ये काफ़ी न्यूट्रल सा है। ठीक है, कि इसमें इंडिया का स्टैंस बताने की कोशिश करी कि भाई हम मजबूर हैं ना, हम उनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं ना हम आपके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो अभी तक का रवैया है वो सिर्फ मजबूरी का नहीं है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम दोनों में से किसी का साथ नहीं दे सकते। ठीक है, हमारा बाय जो इंडिया जिस चीज़ के लिए जाना जाता है शांति बहाल रखने के लिए, तो वो अभी हमें यही कह रही है कि अभी हम किसी का साथ ना दें। ठीक है, और बाकी हमें अपने बारे में भी सोचना है। तो काफ़ी न्यूट्रल सा इसका टोन है। What does the passage mainly suggest for India's role in Russia-यूक्रेन conflict? कि इंडिया के रोल के लिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में इंडिया का जो रोल होगा उसके लिए पैसेज क्या सजेस्ट करता है। इंडिया शुड सीवर टाइज विद रशिया टू सपोर्ट यूक्रेन, बोल रहे कि इंडिया को रशिया के साथ में अपनी संधि तोड़नी चाहिए ताकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, जो कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा उनने। इंडिया शुड मेंटेन इट्स करंट स्टैंस विदाउट टेकिंग एनी फर्दर एक्शन, कि इंडिया को जो अभी तक का उनका रवैया है, जो रुख है, वही बनाए रखना चाहिए और कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया से तो उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ करें, इस चीज़ में कुछ मध्यस्थ का काम करें। इंडिया शुड प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन फाइंडिंग प्रैग्मेटिक सोल्यूशन टू कन्फ्लिक्ट, कि इंडिया को ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा ताकि एक रियल लाइफ, मतलब एकदम अच्छा रियल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड कर सकें इस कन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है, इंडिया शुड प्रायोरिटाइज इट्स ओन इंटरेस्ट एंड अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट, कि इंडिया को अपने मकाम से मतलब होना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इंडिया के हित के लिए क्या अच्छा है, और अवॉइड करना चाहिए किसी भी ऐसे मतभेद में हिस्सेदारी करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इडियम रन इट्स कोर्स। भाई देखो, रन इट्स कोर्स का मतलब होता है, जैसे कि हमने पैसेज में पढ़ा कि इंडिया को या तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि या तो फिर कुछ ना करें और लेट द वॉर एंड बाय इट्स ओन। ठीक है, यानी कि हम बीच में कुछ भी इंटरवीन ना करें और जैसे इवेंट्स चल रहे हैं, जैसी चीज़ें हो रही हैं वैसे होती रहने दो। ठीक है, अभी कुछ मत बोलो। ठीक है, अपने आप चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, या तो सॉल्व हो जाएंगी या किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी। ठीक है,
तो अलाउ द इवेंट्स टू अनफोल्ड विदाउट इंटरफेरेंस, की अपने आप चीज़ों को होने दो, ठीक है, बीच में कुछ इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, जो कि सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्रैग्मेटिक? देखो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है काफी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्या होता है कि कोई चीज आपने किताब में पढ़ी पर अभी तक उसका कुछ प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी आइडल सिचुएशंस होती हैं जो हम बुक्स में तो पढ़ते हैं, थ्योरीज में तो है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वो आइडल सिचुएशंस होती नहीं है। इम्प्रैक्टिकल तो प्रैग्मेटिक का एंटोनिम होगा, उल्टा होगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है अगर कोई व्यक्ति ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला है, ठीक है। रियलिस्टिक जो कि प्रैग्मेटिक का सिनोनिम है, आइडलिस्टिक थ्योरेटिकल का एक किस्म से सिनोनिम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रियलिस्टिक इज करेक्ट। रियल पॉलिटिक जैसा कि नाम ही आपको देखो समझ में आ रहा है, रियल मतलब जो हो सकती है, रियल, ओरिजिनल, ठीक है, और पॉलिटिक्स यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल कोई अगर पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल पॉलिटिक्स। यूटोपियनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ या एक ऐसे मानसिक स्थिति जिसमें सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ एकदम आइडियल स्टेट में है, कि आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ ठीक है, हालांकि परिस्थितियां कुछ और ही हैं, बट स्टिल आप ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई परेशानी है, आपके अनुसार सब ठीक है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल यानी कि जो अभी चल रही है, इस वक्त हो रही है, या जो होती है नॉर्मली, प्रैक्टिकल है, रियल है। और पॉलिटिक्स मतलब जो हमारी पॉलिटिक्स होती है। स्केपिज्म मतलब एक ऐसा, आप सपोज करो आप बोर हो रहे हैं किसी चीज़ को करके, या कुछ डेली स्केड्यूल है आपका, उसको करके आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसके अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नया कुछ कर लिया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो स्टेट क्या हो गया आपकी? एस्केपिज्म। जैसे कि आप सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर होते हैं, तो आपने क्या किया, आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ली, या आपने जिम ज्वाइन कर लिया, या आपने कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली, तो वो क्या हो गया, आप उस बोरियत से दूर भागने के लिए एक एस्केपिज्म प्लान कर रहे हैं, ठीक है। डॉगमेटिज्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आप जी रहे हैं जो सत्य से बिल्कुल परे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने दिल में मान रखी हैं जो सत्य से बिल्कुल परे हैं, ठीक है, और आपको कितने भी तर्क दिए जाएं, चाहे आपको कितने भी सबूत दिए जाएं, पर आप उसको मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत जगहों पे कहा जाता है कि वेडनेसडे को सर नहीं, वुमेन के लिए वेडनेसडे को सर नहीं धोना चाहिए। तो वो क्यों नहीं धोना चाहिए वेडनेसडे को सर? विमेन के लिए सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन बनाए गए हैं जब नहीं वो धो सकते हैं, अदरवाइज बाकी दिन उनको सर धोने के लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स जो हैं वो हर दिन वॉश कर रहे हैं हेयर, ठीक है, तो उससे कुछ उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हम ये क्यों मान के बैठे हैं? बट हम किसी को कितना भी तर्क दे लें कि पुराने ज़माने में बिकॉज पानी दूर दूर जाके लेना पड़ता था, तो इसलिए वुमेन को इतनी दूर ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन जाके सर धो लो, नहा लो, ठीक है। बट अब वो चीज़ें हमारे घर घर में पानी है, तो अब वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल वी बिलीव इन दोज बिलीव्स एंड वी फॉलो देम। तो वो क्या हो गया? डॉगमेटिज्म। तो यहाँ पे रियल पॉलिटिक्स का मतलब ऑप्शन बी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। एंटोनिम फॉर अनईजीनेस मतलब रेस्टलेसनेस, ठीक है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ईजी, कंफर्ट, ठीक है, काम, एकदम शांत। तो डिस्कम्फर्ट जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे। डिस्ट्रेस सेम। एंजाइटी आपको कब होती है? जब आपको ठीक नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता, रेस्टलेसनेस मन में होती है, तब आपको होती है एंजाइटी। कंफर्ट मतलब एकदम शांत, आरामदायक। सो ऑप्शन डी, कंफर्ट इज करेक्ट। व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड एग्रेशन?
मतलब आक्रामक, वायलेंट, ठीक है। तो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, या तो काम, या फिर आपके साथ में अच्छे से व्यवहार करना। पैसिविटी, पैसिविटी तो नहीं होगा, वायलेंस भी नहीं होगा। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब कि आप उसके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी कोऑपरेशन इज करेक्ट। ओके, पैराजंबल का क्वेश्चन है, अ रेंज ऑफ इनेन कंट्रोवर्सीज could have easily distracted someone less mentally tough। जो इतनी सारी एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज हुई, ठीक है, उसकी जो रेंज है, यानी कि छोटी से लेके बहुत बड़ी तक की जो लेवल की तक की कंट्रोवर्सी हुई, तो इससे अगर कोई नॉर्मल या कम मेंटली टफ कोई व्यक्ति होता, ठीक है, तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। बट सान्या केप्ट टेनिस फ्रंट एंड सेंटर। लेकिन सान्या जो है उसने टेनिस को अपना आत्मा बना लिया, एकदम उसी के ऊपर आगे पीछे उसकी दुनिया घूमती रही, ठीक है। दैट शी वुड बैक अप दैट प्रॉमिस विद सस्टेन्ड परफॉर्मेंस ओवर 18 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे जो पी और क्यू स्टेटमेंट है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि पी स्टेटमेंट जो बता रहा है वो बता रहा है कि आप इतनी सारी कंट्रोवर्सीज जो किसी भी आम इंसान को तोड़ सकती थी, फिर भी क्या हुआ, सान्या ने अपना टेनिस फ्रंट और सेंटर बनाए रखा, ठीक है। तो यानी कि पी के बाद क्यू आएगा, ये हमें पता चल गया, पी के बाद क्यू आएगा। अब हमें या तो ये पी वैसे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, पर हम देखते हैं आगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा। दैट शी वुड बैक अप दैट प्रॉमिस विद सस्टेन्ड परफॉर्मेंस ओवर 18 लॉन्ग ईयर्स ऑन द टूर, विनिंग अ बंच ऑफ डबल स्लैम्स एंड keep India in the elite tennis picture, as in her final Grand Slam outing at Australian Open has been a revelation। ठीक है, बोल रहे हैं कि जैसा कि उनने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। अब कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है वो हम आगे देखते हैं, किसी प्रॉमिस की बात हो रही है। दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी प्रॉमिस की पहले बात कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे यूज हो रहा है दैट, ठीक है। तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो जो उनका 18 साल का लंबा करियर था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी और कांस्टेंट परफॉर्मेंस दी है काफ़ी सारे टूर्स में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे डबल्स भी जीते हैं और इंडिया को टेनिस क्लब की इलाइट यानी कि अच्छे देशों में से, जो टॉप नॉच देश हैं टेनिस में, उनमें रखा हुआ है बरकरार, ठीक है। अपना जो फाइनल ग्रैंड स्लैम उनने खेला ऑस्ट्रेलियन ओपन में, वहाँ पे ये चीज़ साबित हो गई। That Sania Mirza was going to be a phenomenon wasn't in doubt since the time she emerged as a talented star from Hyderabad। अब ये हो गई एक ओपनिंग स्टेटमेंट कि सानिया मिर्जा एक फिनोमिनन परफॉर्मर बनेंगी, वो कभी भी इस बात के ऊपर डाउट नहीं किया गया जब से वो एक इमर्जिंग टैलेंट की तरह सामने आई हैं हैदराबाद से, ठीक है। यानी कि सानिया मिर्जा जब पहली बार खेलना शुरू करी तब से ही लोगों को उनके ऊपर भरोसा हो गया था कि ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है, ये ना लड़की इतिहास में अपना नाम बनाएगी, ठीक है। ये चीज़ उनको पहले ही क्लियर हो गई थी। तो एस जो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये उन्होंने प्रॉमिस से दिया था कि वो कुछ ना कुछ अपने लिए करेंगे, फिनोमिनन बनेंगे, और उन्होंने उस प्रॉमिस को बरकरार रखा अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान, ठीक है, काफ़ी सारे डबल्स मैच जीत के। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास है एस आर पी क्यू। अब देखो एस से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, एस आर पी क्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Kishan Ganga was constructed after the Permanent Court for the Arbitration in the Hague ruled in India's favor। कोई परमानेंट कोर्ट फॉर ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है, हेगू रूल्ड के अनुसार, तो वहाँ पे इंडिया के फेवर में, इंडिया के पक्ष में जब फैसला आया तब किशन गंगा बनाया गया। अब किशन गंगा क्या है, ये एक पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, झेलम नदी के ऊपर। इन इंडियाज 25 जनवरी नोटिस टू इस्लामाबाद सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी इज द फॉलोआउट of a long-standing dispute over 2 hydroelectric power projects on the Western River। ठीक है, इंडिया का जो 25 जनवरी का नोटिस गया हुआ है इस्लामाबाद के लिए, जिसमें उन्होंने 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए कहा, वो एक फॉल आउट के तौर पे सामने आया,
क्योंकि ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी लंबे समय से अभी तक बरकरार था 2 पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कौन कौन से 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं? द फुल्ली ऑपरेशनल किशनगंगा ऑन झेलम, द रैटल ऑन चेनाब। ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक झेलम के ऊपर, एक चेनाब के ऊपर। इनके ऊपर ये डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 25 जनवरी को एक नोटिस भेजा, उसके ऊपर ये कहा लिखा गया था। ठीक है, किस लिए भेजा गया था वो उसके ओपनिंग उन्होंने कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा अंडर द ट्रीटी अलॉन्ग विद द इंडस these 2 western rivers were allotted to Pakistan for its unrestricted use। कि इस ट्रीटी के अनुसार इंडस नदी के अलावा ये दोनों नदियां जो हैं, वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, ये पाकिस्तान को दे दी गई थी ताकि उनका अनरिस्ट्रिक्टेड वो यूज़ कर सके, मतलब इंडिया ने उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगानी। ठीक है, इंडिया could use the waters of the rivers for non-consumptive use इंक्लूडिंग रन ऑफ रिवर हाइडल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इंडिया इसका नॉन कंज्यूमटिव यूज़ कर सकता है, जिसमें कि रिवर हाइडल प्रोजेक्ट भी शामिल है। ठीक है, तो जैसे ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। इसके बाद कि इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया वो यहाँ पे बता दिया गया, सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद ये बताया कि इंडिया के ऊपर क्या, वही बता रहे हैं कि इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था, उसी का ये सेकेंड पार्ट है कि ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ था। उसके अलावा फिर फोर्थ में आ जाता है कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है वो कहाँ बना हुआ है, तो ये हो गया फोर्थ, यानी कि QRSP। QR 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो A और C तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये P और R से स्टार्ट हो रहे हैं। QRSP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi's India's visit is his third since he took over the reins of his country in 2013। जब पहली बार 2013 में उनने सत्ता संभाली, किसने? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सिसी ने, तो उसके बाद से ये उनकी तीसरी विजिट है। ठीक है, थर्ड सिंस जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। इन द chaotic aftermath ऑफ अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन इन हिज कंट्री। तो 2013 से पहले वहाँ पे क्या हुआ? अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, उसके घटनाक्रम के जो रिजल्ट है उसके तौर पे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने? अब्देल फताह अल सिसी पहली बार वहाँ के प्रेसिडेंट बने 2013 में। He participated in India Africa Summit in Delhi in 2015। फिर ये पहली बार 2013 में बनने के बाद आए थे। उसके बाद 2015 में वो इंडिया आए, इंडिया अफ्रीका समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट ईयर केम ऑन अ स्टेट विजिट ड्यूरिंग विच, और फिर उसके बाद अगले ही साल 2016 में ही वो दोबारा आए अपने सरकारी विजिट के ऊपर। ठीक है, जिसके दौरान, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इन कीपिंग विद लॉन्ग एंड हिस्टोरिक फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज देयर वॉज अ जॉइंट स्टेटमेंट आउटलाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप ऑफ अ न्यू एरा। तो ये उसके साथ में संबंध बना के रखता है, जो लॉन्ग और हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है दोनों देशों के बीच में, उसके साथ में ये संधि बना के रखता है। और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया गया जिसमें क्या कहा गया कि अभी हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? न्यू पार्टनरशिप ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, इस तरीके का रिश्ता है हमारे साथ में। दिस टाइम सिसी वुड ऑल्सो हु वॉज चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड and Prime Minister Narendra Modi elevated the pillars of the bilateral relationship to the strategic partnership। तो P हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी होगी Q, फिर R क्योंकि ड्यूरिंग विच, इन कीपिंग विद, और एंड में होगी S। तो हमारी स्टेटमेंट है PQRS, जिस तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है वही हमारा आंसर है PQRS। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रियलाइजेशन ऑफ द क्रेडिटर्स हैव बीन लोअर दैन एक्सपेक्टेशंस एंड
The strict timelines prescribed in the code for resolving cases have not been adhered to. बोलते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं उनसे अगर पैसे वसूलने हैं, है ना, तो उसमें उम्मीद से कम ही हमें अभी तक सफलता हासिल हुई है, ठीक है। और इसने क्या करा, जो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो बनाई गई हैं कोड फॉर रिजॉल्विंग केसेस, तो उनके साथ में जो ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं कि ऐसे केसेस का निपटारा करने के लिए, उसके साथ में ये खरी नहीं उतर रही, ये उन कोड्स के साथ में फॉलोअप नहीं कर पा रहे। According to the most recent data, the total realizable value in cases resolved till September 2022 stood at only 30.8% of the admitted claims. यानी कि जितने वहाँ पे मामले आए थे उसका सिर्फ 30.8% ही अभी तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। However, despite its promise, the IBC in its functioning has fallen short of expectation. तो अपने वादे के बावजूद भी जो IBC है वो अपनी फंक्शनिंग में गिरावट महसूस कर चुकी है, ठीक है। उन्होंने थोड़ा जितनी उम्मीद लगाई थी उससे थोड़े नीचे ही वो चल रहे हैं अभी, ठीक है। The introduction of insolvency and bankruptcy code in 2016 brought about a structural change in the resolution architecture in the country. तो ये किसी देश की बात हो रही है, वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, ठीक है, 2016 में, जिसके तहत कोई भी ढांचागत चेंज नहीं होगा। ये जो आर्किटेक्चर का रूल है, किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका जो रूल है उसके लिए कोई भी जो है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगा कि जब इंट्रोड्यूस किया गया इसको, है ना, आईबीसी को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। तो एस हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके। इसके बाद आएगा इंसॉल्वेंसी का बात हो गई। फिर उसी में आगे बताया कि हाउएवर जो उन्होंने प्रॉमिस करे थे आईबीसी ने, ठीक है, उनको अपनी फंक्शनिंग को लेके वो शॉर्टफॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कि आईबीसी की आगे उन्होंने प्रोमिसेस के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेटमेंट, जो कि ये होता है कि क्रेडिटर्स को अपने लोन्स जो वो लेने वाले थे, जो उन्हें उधार दिया था, वो वापस लेने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कम ही उनको हासिल हुआ, जो कि तब जबकि जो कोड है उसने में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी गई हैं हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जिनके साथ में मतलब कि वो एडहेर नहीं करे, यानी कि उनके अनुसार वो नहीं चल रहे, ठीक है। ये हो गई थर्ड स्टेटमेंट। तो जो रीसेंट डेटा आया है उसके अनुसार हम सिर्फ 30.8% ही क्लेम्स कर पाए हैं। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेटमेंट। तो SRPQ, एस से एक ही स्टेटमेंट सी स्टार्ट हो रही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। After the handshakes and greetings, all eyes turn to the table where a sunshine yellow lemon cake awaits. हाथ मिलाने के बाद, एक दूसरे को विश करने के बाद या किसी को विश करने के बाद में सारी जो नज़रें हैं वो टेबल की तरफ टर्न हो गई, ठीक है, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा सनशाइन येलो कलर का लेमन केक पड़ा हुआ था, ठीक है, जो हमारा इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। इट्स द मिडल ऑफ द वीक, हफ्ते का बीच का दिन है। At the office of a firm that prides itself on keeping up with market trends, वर्क तो एक ऑफिस में, किसी फर्म के एक ऑफिस में, जो कि अपने आप को बड़ा ही गौरवित महसूस करता है कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं, हम समय के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, उसमें अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करता है। ऐसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्कर्स आर गल्पिंग डाउन देयर लंच, अपना खाना खा रहे हैं, देयर आईज फिक्स्ड ऑन कंप्यूटर टर्मिनल्स, अपने कंप्यूटर टर्मिनल्स के ऊपर उनकी आंखें फिक्स हो रखी हैं, ठीक है, गड़ी हुई हैं। One of them springs up from her chair and announces that it's a teammate's birthday. तभी उनमें से एक अचानक से उठ खड़ी हुई और उनने अनाउंस करा कि आज हमारी टीम के एक सदस्य का बर्थडे है एंड देयर इज़ अ केक इन कॉमन रूम, और कॉमन रूम में एक केक मंगवाया गया है, ठीक है। तो इट इज़ मिडल ऑफ द वीक, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। और फिर हमने किसी ऑफिस की बात करी, ये सेकंड स्टेटमेंट होगी।
और वहीं पे वो उनकी सबकी कंप्यूटर टर्मिनल्स पे अपना स्क्रीन पे उनकी नज़रें गड़ी हुई थी, तभी उनमें से एक खड़े होके उन्होंने बोला कि आज किसी का बर्थडे है। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। और फिर उनको विश करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद सबकी नज़रें अब केक की तरफ थी। ये हो गई फोर्थ स्टेटमेंट। तो QRSP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Reserve Bank of India's decision to raise its benchmark policy rate yet again, ये दोबारा से अपने बेंचमार्क पॉलिसी, जो अभी तक का उनका बेंचमार्क था पॉलिसी रेट, उसको दोबारा से रिवाइज करने का जो डिसीजन है वो ऑलबेट बाय अ स्मॉलर क्वार्टर, हालांकि बहुत छोटे परसेंटेज से वो इंक्रीज करने वाले, रिफ्लेक्ट्स अ वेलकम डैश इन स्टेइंग कमिटेड टू इंश्योरिंग ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि वो एक स्वागत करने योग्य स्टेप है, स्वागत करने योग्य कदम है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो कमिटमेंट है कि हमने अपनी प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है, उसकी तरफ ये कदम है, स्वागत करने योग्य कदम है। Given that the Monetary Policy Committee's primary mandate is to steer retail inflation towards a 4% target, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि रिटेल इन्फ्लेशन को हम लोग 4% के टारगेट पर लेकर आए, एंड दैट core price gains have stayed stuck above or almost at 6% for 20 months, और जो core price gain है वो पिछले 20 महीनों से या तो 6% पे अटका हुआ है या उससे ऊपर बना हुआ है, ठीक है। The rate setting panel voted by a 4/2 majority, तो जो रेट सेटिंग पैनल है उनमें 4 ने इसके पक्ष में, 2 ने विपक्ष में हम वोट करा, ठीक है, तो मेजोरिटी 4 वाली जीत गई। टू कंटिन्यू टाइटनिंग, तो 4 ने क्या बोला कि हमें भी पॉलिसी टाइटनिंग पे कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब हमें और पॉलिसी टाइटनिंग करनी चाहिए। गवर्नर शक्तिकांत दास एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द MPC's डैश फोकस ऑन इन्फ्लेशन व्हेन ही नोटेड, तो शक्तिकांत दास ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि क्यों ज़रूरत है हमें इतना कठोर होके अपना सारा का सारा ध्यान जो है वो इन्फ्लेशन को रोकने की तरफ केंद्रित करने के लिए, क्यों वो ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। जब उनने ये चीज़ बताई कि मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो क्या होगी, डैश होगी, वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथन्ड बाय कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डैश, यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कहीं पे किसी पॉइंट पे रख के ही जो उनकी ग्रोथ है, मीडियम टर्म मिड टर्म ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो पाएगी या फिर अच्छी पोजीशन पे आ पाएगी। एंड ब्रेकिंग परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, और कोर इन्फ्लेशन में जो अभी तक एक परसिस्टेंस बना हुआ है ना कि इसी स्टेप पे चली हुई है, स्तर पे चली हुई है, उसको ब्रेक करने में आसानी होगी। दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स द की रिस्क टू ग्रोथ आउटलुक, हमें पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे मुख्य एक रिस्क बना हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग द ईजिंग इन द हेडलाइन प्रिंट फॉर रिटेल प्राइस गेन्स ओवर नवंबर एंड दिसंबर, जो हेडलाइन प्रिंट था रिटेल प्राइस गेन्स का, उसको कभी उसके साथ में जो उनको थोड़ी आसानी हुई, थोड़ा मतलब कम स्तर पे आया, उसके साथ में खरा नहीं उतर रहा, ठीक है, वॉज स्ट्रेस्ड बाय MPC, और ये किसने कहा, MPC ने। द पैनल पॉइंटेड टू द डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस इन द एंड ऑफ 2022, तो पैनल ने जो वेजिटेबल के प्राइसेस एंड में 2022 के अंत तक कमी आई थी वेजिटेबल के प्राइसेस में, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, and caution that this trend could likely dash as summer approaches and prices harden, तो ये भी कहा कि ये ट्रेंड हो सकता है कि सफ़र करे या ख़त्म हो जाए या गायब हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो वैसे वैसे महंगाई और बढ़ती जाएगी, प्राइस और सख्त होते जाएंगे। तो सबसे पहले बात कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन था वो किस तरीके का डिसीजन था, डिबेट करने योग्य डिसीजन था, यानी कि उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हम, प्रैक्टिस करने योग्य डिसीजन था, रिजॉल्व करने वाला डिसीजन था, रिजॉल्व मतलब डिटरमाइंड था, एकदम डिटर्मिनेशन वाला डिसीजन था, तो ये या ग्रीवेंस वाला, ग्रीवेंस मतलब होता है कि कंप्लेंट्स वाला डिसीजन था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रिजॉल्व इज करेक्ट, क्योंकि वो एक तरह से वेलकम रिजॉल्व था, यानी कि एक वेलकम स्वागत करने योग्य डिसीजन था, जो कि हमें जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ कमिटमेंट है उसकी तरफ और स्टेबल कर रहा है।
गवर्नर शक्तिकांत दास emphasized the significance of the MPC's डैश फोकस, इंटेंसिफाई फोकस यानी कि ज़्यादा गंभीर होता हुआ फोकस, अनवेवरिंग जो दृढ़ उनका फोकस है, तो यहाँ पे अनवेवरिंग होगा जो उनका दृढ़ फोकस है इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके उनने महत्व में बताया कि क्या ज़रूरत है हमें अपना इतना दृढ़ फोकस बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम्फसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ MPC's रिजॉल्व फोकस, unwavering focus on inflation when he noted that medium term growth dash ग्रोथ के क्या मीडियम टर्म ग्रोथ का क्या होगा, प्रोस्पेक्ट्स ही होंगे, कंडक्ट मतलब होता है कि आप किस तरीके से इसको बिहेव कर रहे हैं, कैसा उसका बिहेवियर है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि आने वाला, मतलब जो इसका व्यू क्या है, इसका नज़रिया क्या है, इसका आउटलुक क्या है। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, और क्लैमर मतलब कि डिमांड या रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन बी प्रोस्पेक्ट, मिड टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथन्ड बाय कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डैश एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर्ड रखना यानी कि एक जगह पे पॉइंट रखना। ठीक है, स्टैगर्ड रखना यानी कि ग्रेजुअल या फेज तरीके से बढ़ाना या घटाना। एक्यूमुलेट इकट्ठा रखना, या प्रिस्क्राइब्ड यानी कि किसी एक जो हमने बताया गया है संभावित कि इतना होना चाहिए उस पर रख। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंकर्ड करना, एक्सपेक्टेशंस को एंकर्ड रखना, एंड ब्रेकिंग द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन। The panel pointed to the deflation in vegetable prices in the end of 2022 and cautioned that this trend could likely dash as summer approaches. Violate मतलब उल्लंघन करेगा, terminate मतलब कि ख़त्म कर देगा। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। परपेट्रेट मतलब क्या होता है, कमिट करेगा या फिर बरकरार रखेगा। डिसिपेट मतलब कि ख़त्म कर देगा, वैनिश कर देगा। तो ऑप्शन डी डिसिपेट इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी, पैसेज का फुल वर्ड टू वर्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।